मुझे हैं। तो ऐसे लगता है जो लोग जातिवादी हैं वो एक देश के तौर पे आपको असफल राष्ट्र बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस देश में सारे लोग 85% लोग सफल ही नहीं होंगे वो देश कैसे मजबूत बनेगा। तो राष्ट्र, मैं तो जातिवादी लोग को राष्ट्र विरोधी कहता हूँ कि होना ये तो लोग यही राष्ट्र चाहिए, विरोधी हैं। होना तो यही चाहिए। जो जातिवादी है वो राष्ट्र विरोधी है। ये पता नहीं क्यों नहीं लोग इसको लेके आते हैं। ये तो आपके नेशनल दस्तक के ने बहुत इसको उठाना चाहिए कि जो लोग जातिवादी हैं वही राष्ट्र विरोधी हैं, वही राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सबसे ज़्यादा अगर ये हो जाए तो आप एक बहुत मतलब आप बुद्ध काल में जो पूरा एक जो सोने की चिड़िया जो कहा गया काल, उस काल में पहुंच जाएंगे। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रवादिता का मतलब जातिवादिता से लेते ही नहीं। उनकी नज़रों में राष्ट्रवाद कुछ और है, उनकी परिभाषा अलग है। हम लोगों की परिभाषा जातिवाद है। आप ये देखिए ना, आपने अभी थोड़ी सी देर पहले कहा कि बाहर बाहर के लोगों में क्या। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रही थी कि मानसिकता का सवाल है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, वहाँ के लोग कितने मेहनत करते हैं, वहाँ प्रतिभा की कद्र है। हमारे यहाँ ये किताब भी अगर छपने के लिए जाती है ना, तो पब्लिशर सबसे पहले ये देखता है कि एक लेखक है किस जाति का। उसको किताब में क्या लिखा हुआ इससे मतलब नहीं होता, उसको मतलब इस चीज़ से है कि लेखक किस जाति का, उसके पीछे टाइटल क्या लिखा हुआ। पवार लिखा होगा तो क्यों छापेगा, नवरिया लिखा होगा तो क्यों छापेगा, चौहान लिखा होगा तो क्यों छापेगा। वो छापेगा भारद्वाज लिखा होना चाहिए, मिश्रा लिखा होना चाहिए, द्विवेदी लिखा होना चाहिए। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर प्रतिभा की कद्र है। आप ये देखिए, मेरी 6ठी विदेश यात्रा है ये, और अभी पिछले दिनों मैं इंपीरियल कॉलेज में होके आई। वहाँ आपका जब मूल्यांकन होता है पेपर्स का, वो ब्लाइंड रिव्यू होता है। और ब्लाइंड रिव्यू में उनको नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं कि ये किस कास्ट का है, किस धर्म का है, सिर्फ कंट्री होता है, नाम और संजोग ऐसा है कंट्री। कि पूरी दुनिया में जातिवाद का कंसेप्ट सिर्फ भारत भारत पाकिस्तान में ही, बांग्लादेश में ही है एकदम जो एकदम एकीकृत एशियन भारत था। कंट्रीज, एशियन एशिया कंट्रीज में में भी ही नहीं, है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जो भा- आज़ादी से पहले में एक थे, एक थे, उन्हीं यही में हैं। बाकी बाकी दुनिया में और कहीं है भी नहीं। जड़ा असल में है यहाँ रही है ना, यहाँ वर्ण व्यवस्था जो रही है ना, उसी से जाति व्यवस्था आई है। तो किस तरह का अनुभव रहता है वहाँ, मतलब जब लोग वो लोग आप लोग जाती हैं, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल से मिलती हैं, जब वो जानते होंगे इन सब चीज़ों की, भारत में इस तरह की जड़ें गहरी है, रूट है, इस तरह की मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविकार है, ये मैं तो मनोरोगी कहता हूँ, कि जो आदमी आदमी में भेद करता है, जो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन लोग के बारे में क्या कहते होंगे वो लोग। देखिए, वो जब वो देखते हैं कि हम लोग भारत से आए हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। मतलब एक बार तो उनको लगता है कि वो क्या उनके लिए ये सुरक्षित है इस विषय पे बात करना। एकदम मतलब पहला जो इम्प्रेशन होता है उनका वो यही होता है। दूसरा इम्प्रेशन होता है कि वो धीरे धीरे फिर उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया तो बहुत कास्टिस्ट कंट्री है, बहुत मतलब कट्टरपंथी लोग वहाँ पे रहते हैं, लिबरल नहीं होते, महिलाओं में भेद रखते हैं, और मनुष्य को दूसरे मनुष्य की तरह देखते नहीं बल्कि एक जानवर से बदतर समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के सामने चेहरा नहीं है। रोहित वेमुला के केस दुनिया को पता है, स्टार प्लस पे जब सत्यमेव जयता है पूरी दुनिया ने देखा, दामिनी का केस होता है पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी महिलाओं के साथ केस होते हैं, रेप केसेज होते हैं, इतने भयानक तरीके से हिंसा होती है, वो भी तो दुनिया देखती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं तो जा चुकी हूँ 3-4 बार। मैंने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पेपर पढ़ा, मैंने पेपर पढ़ा था वह लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज और इनक्वालिटी, लैंग्वेज ऑफ दलित एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। मैंने इस विषय पर अपना पेपर पढ़ा था। मैंने दिखाया था कि भाषा, संस्कृत जो टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट मतलब भाषा किस तरीके से जातिवादिता को फैलाती है, मतलब किस तरीके से जातीय एंगल भाषा में काम करता है, किस तरीके से असमानता है उसके अंदर, उस भाषा में असमानता है। असमानता साफ साफ है। हमारे जितने भी जो नाटक हैं उनमें उठा के देख लीजिए आप, कोई भी शूद्र वहाँ संस्कृत नहीं बोलता, कोई भी महिला वहाँ संस्कृत नहीं बोलती, चाहे अप्रकाष्ट की हो। उनको ये लगता है कि उसी भारत में एक ऐसी भी एक तरह से महिला हुई है जिसने विद्यालय की खोज की, जिसने विद्यालय खोला, जिसने एक तरह से ऐसे मतलब विषय की शुरुआत की जो जो पूरा साहित्य जो जिसको नकारता था, उसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे भी हुए हैं। और मुझे तो बताते हुए आपको फ़क्र होगा नेशनल दस्तक को कि पिछली बार जब मैं वहाँ गई उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और जब मैंने जिक्र किया कि मैं उस देश से आती हूँ जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए हैं,
तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब उनका धन्यवादी थे वो लोग। और उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट होने चाहिए। बड़ा फख्र मैम पूरी महसूस होता है। दुनिया में आपको लगता है कहीं भी शादी की जो प्रथा है भारत में, जातीय बड़ ढूंढना, जाति के आधार पर शादी होना, और जिसको कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है, आप डॉक्टर हैं, एक महिला भी हैं, इस तरह की मैं तो पूरे इस प्रथा को अमानवीय कहता हूँ। अगर आप सोशल साइंस की दृष्टि से देखें तो हो सकता है मेरी समझ कम हो, मेरी पढ़ाई लिखाई कम हो, लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ एक पत्रकार के तौर पे दुनिया को, आपको क्या लगता है कि इस तरह की प्रथाएं कहीं ना कहीं जातिवाद को, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देती? क्या दुनिया में कहीं इस तरह की व्यवस्था है? नहीं, ये तो अपने यहाँ है, इकलौती व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो आप अपर कास्ट का देखा देखी देख लीजिए ना, दलितों में भी अपनी जातियों में ढूंढते हैं, कहाँ दलितों में भी शादियाँ करते हैं। एक जाटा समाज चमार जाति से विवाह नहीं करना चाहता। मतलब ये पूरा जो हायरार्की सिस्टम जो लेकिन हम बना उसके हुआ लिए है, उनको क्यों दोष दें, उनको क्यों दोष ना मैं दें जो वही पूरा कहना चाह रही व्यवस्था को हूँ। चला रहे हैं? संस्कृताइजेशन है ना, संस्कृताइजेशन के तहत छनते हुए वहाँ तक भी पहुँचा ना। एक कास्ट दूसरी कास्ट पर डोमिनेट जो करने की जो एक क्या करेंगे कहेंगे उसको, जो एक स्तरीकरण जो चला आ रहा है, उस स्तरीकरण को फॉलो करते हैं लोग। इवन आप दहेज देख लीजिए ना, हमारे यहाँ दहेज का कोई ऐसा कल्चर था ही नहीं, लेकिन देखा देखी समाज में क्योंकि घटित हो रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। हम भी दहेज की मांग कर रहे हैं। हम भी, लड़का जब पढ़ता है तो लड़की उनको बराबर वाले स्टैंड की चाहिए, लड़की अगर पढ़ रही है तो उनको लड़का बराबर वाले स्टैंड का चाहिए। अगर एक लड़का उसमें है, और मज़ेदार बात देखिए ना, ये टूटा भी है कुछ। वो टूटन मुझे अभी तक नहीं समझ आई। वो टूटन इस तरीके से है कि हमारी जो बहुजन समाज के जो करीम है, उस करीम के साथ झट से शादी कर लेता है ब्राह्मण। अगर हमारा कोई आईएएस लड़का है, तुरंत अपनी लड़की की शादी कर देगा। तो ये तो वर्ण व्यवस्था में है कि आप गैर सवर्ण की नहीं नहीं, लड़की वो ला तो सकते है, हैं, गैर लेकिन सवर्ण आप का ये मर्द, लेकिन देखिए, वो अब आर्थिक रूप से उन्होंने उसको आर्थिक नहीं तब्दीली आप में ये कर दिया। देखिए ना कि अगर वो इतनी प्रोग्रेसिव है तो वो आईएएस के साथ शादी क्यों करने के लिए तैयार है? एक आम आदमी के साथ क्यों नहीं करते? वो आम आदमी के साथ करके दिखाओ ना, ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, वहाँ क्यों कर लेते हैं ना? बेसिकली क्या है कि ये जो बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं एक बदलाव उस क्रीम को अपने अंदर समाहित करने का भी। अब ये देखिए ना, उदाहरण उठा के देख लीजिए, हमारे समाज के जितने इंटरकास्ट मैरिज जिन्होंने की, खासकर अपर कास्ट के साथ, इतर वर्ण मैं इसको कहूँगी, उन्होंने जितनी शादियाँ की वो समाज से अलग हो गए, क्योंकि वो तो उनमें समाहित हो जाते हैं ना, और अपने आप को दलित मानना ही छोड़ देते हैं, उनकी पत्नी उनको मानने ही नहीं देती। मेरे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल है एक, और उसके जो मिसेज है वो मिश्रा है, और मतलब वो तो प्रिंसिपल है, वो घरेलू वाइफ है। जब उनके औलाद हुई तो उनके एक डॉक्टर एम्स में है और एक विदेश में है। अब शादियाँ किसके साथ हो? अब वो लड़की तय कर रही है कि हमें मिश्रा चाहिए। ये क्या है? ये जाति व्यवस्था टूटने का आधार तो नहीं है। मतलब अलग तरह की चीज़ें हैं। देखिए, बदलाव तो हुआ है सोसाइटी में। वो बदलाव आपके, जो आपका कहना है या मेरा जो मानना है कि एक समतापरक समाज, लिबरल सोसाइटी, जो टैलेंट के ऊपर आधारित हो, जो प्रेम विवाह के ऊपर हो, जो धर्म को देखकर ना प्रेम किया जाए, जाति को देख के जो प्रेम, भेदभाव ना किसी हो। तरह का भेदभाव ना हो, वो ऐसा दिखाई नहीं देता। ये वाला जो बन रहा है ना, ये बहुत निहायत ही स्वार्थी वाला है, और इसमें कॉन्स्पिरेसी है। मतलब इसमें ऐसी मतलब क्या कहेंगे, मतलब एक सोची समझी, एक इसको साजिश ही कहूँगी मैं, तो मैं कई बार इसके ऊपर बात करती हूँ कि ये जो बढ़ता जा रहा है कि हमारे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से आगे आते हैं, और वो जो सोसाइटी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए उनको, वो अपर कास्ट के लड़की से शादी कर लेते हैं। जब वो अपर कास्ट के लड़की के साथ शादी करता है तो वो बिल्कुल कट जाता है समाज से। वो वहाँ उनमें वो अपने आप को उसी वर्ग का मानने लग जाता है, हो जाता इस है। तरह के हालात में क्या होते हैं? अगर अपर कास्ट की का लड़का होता होगा और जब दलित लड़की शादी करती होगी, ये बहुत कम है। वैसे मैं मानता हूँ भारत में आप महिला हैं तो आपको मार झेलनी पड़ेगी, अगर आप गैर सवर्ण महिला हैं तो दोहरी मार। तो मुझे लगता है कि कोई महिला जो गैर सवर्ण महिला हैं वो जब अपर कास्ट लड़के से शादी करती होंगी तो वहाँ तो वो डोमिनेंट ही होती होंगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी दलित महिलाएं अपर कास्ट के लड़के से, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लड़के से शादी करती होंगी तो बहुत खुशी रहती है। वहाँ उल्टा नहीं है। मतलब वो नहीं अपने आप में वो दलित नहीं कहलाता अपने आप को, वो रहता वही है। आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ तो वैसे भी पूरा जो जातीय जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में भी जो औलाद है वो बाप के नाम से जानी जाती है, पिता के नाम से जानी नहीं जाती। ये एकदम हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जो औलाद होगी वो
पिता के नाम से जानी जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं ये। तो मैंने अभी अपनी बातचीत में बताया ना आपको कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों से शादी कर सकता है एक ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र, क्षत्रिय और खुद उनकी अपनी। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होगा या जो प्रॉपर्टी का जो राइट होगा या विरासत जिसको सौंपनी होगी, वो किसको सौंपी जाती है? अपर कास्ट के। क्योंकि वो अगर शूद्रा से शादी कर रहा है तो उसका जो औलाद होगी वो शूद्र नहीं कहलाएगी, अपर कास्ट की ही रहेगी। यही वजह है कि जब दलित लड़की जब अपर कास्ट के लड़के से शादी करती है तो अपर कास्ट का लड़का उस दलित लड़की को एक तो एकदम मार झेलनी पड़ती है। बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं, बहुत कम गिने चुने उदाहरण हैं जहाँ पर किसी अपर कास्ट के लड़के ने किसी दलित लड़की से शादी की होगी। प्रेम विवाह को छोड़ दें, अगर हम प्रेम विवाह को छोड़ दें एक बार के लिए, तो जो 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 क्या कहेंगे, जो समझ के साथ जो रिश्ते होते हैं वहाँ होता ही नहीं है शादी, प्रेम विवाह में होता है। और प्रेम विवाह में भी देखिए ना आप लड़कियों की क्या हालत होती है हमारी दलित महिलाओं की। और जबकि अगर इसको उल्ट दें, दलित लड़का हो और ऊंची कास्ट की लड़की हो, वो पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करती है, घर को नहीं पूरी सोसाइटी को। एक और सवाल मैम, जो बहुत वाजिब सवाल मुझे लगता है, आप अम्बेडकरवादी हैं, अपने घरों में जब बात होती है, क्योंकि हम अपने नस्लों को अम्बेडकर के बारे में नहीं बताते हैं, एक तरह से उन पर परत जमाने की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी शोषित तबका है उनके बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं तो उस धूल को लगातार झाड़ रहे हैं। और बाबा साहब किसी भारत के लिए नहीं थे, किसी जाति के लिए नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी थे जिन्होंने सबके लिए लड़ा, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लड़ा। उन्होंने मैटरनिटी लीव की बात हो, महिला अधिकार की बात हो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं किसी समाज की तरक्की इससे नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी तरक्की पसंद है या उनकी कितनी तरक्की हुई है। उस लिहाज से आप अम्बेडकर को कैसे देखती हैं और आप किस तरह से उनके विचारों को आगे बढ़ा रही हैं? देखिए, मैं अपने विद्यार्थियों से जब बात करती हूँ तब भी बहुत लिबरल तरीके से बात करती हूँ, बहुत एकदम मतलब समय समय पे अगर मैं मनुस्मृति पढ़ा रही हूँ तो मैं सवाल भी उठाती हूँ कि ये व्यवस्था क्या सही है। उसके साथ ही साथ कंपैरिजन भी देती हूँ कि एक दूसरी व्यवस्था ये भी है। मैंने पिछले दिनों एक पेपर पढ़ा है नेशनलिज्म का, उस राष्ट्रवाद का। उस अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सोशल इंस्टीट्यूट का है, उसमें ये सारा सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चीज़ों को और मेरे विद्यार्थी मानते भी हैं। मतलब मुझे अपने विद्यार्थियों में मतलब इस बात का, कुछ विद्यार्थियों को छोड़ के गर्व है कि वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। दूसरी चीज़ बात रही घर की, मैं घर से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने घर से ही शुरू किया है। मेरी भतीजी को मैं कॉलेज लेके आई, यहाँ मेरे पास रखा है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मेरे घर पे भी मैं बच्चों से बिल्कुल लिबरल तरीके से बात करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ और बहुत हद तक मेरा परिवार इस तरफ आया है। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्या होता है हमारे यहाँ मतलब मेरे जो काम को मेरे घर वाले कैसे ना करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मेरे यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो मैं नहीं करती, मैं मना कर देती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो नहीं कर रही लेकिन उसके ससुराल वाले तो कर ही रहे हैं। मतलब एक तरह से मुझे एक्सेप्शनल मान के कि कोई बात नहीं वो नहीं कर रहे तो वो कर रहे हैं। मतलब मैं जो मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, मैं बाबा साहब को मानती हूँ, मैं बुद्ध के तरीकों को मानती हूँ, तर्क वाला जो तर्क पे बात करती हूँ, वो कहीं ना कहीं उसको पानी में डाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये पता है कि मैं नहीं झुकती, कि मेरा घर है। आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। मेरा जो छोटा सा बच्चा है, मैं उसको बुद्ध की बात नहीं बताती, अम्बेडकर को समझाती नहीं, मैं उसको छोटा है लेकिन उसको दिखता है, दिखाती हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी पिछले दिनों कृष्ण जन्माष्टमी थी, जब मेरे बेटे को जब टीचर ने कहा कि टीचर ने बात करते हुए कहा होगा कि हम लोग कृष्ण भगवान की संतान है, तो मेरे बेटे ने खड़ा होकर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ भगवान की संतान, मैं तो मेरे माँ बाप की हूँ। उन्होंने कहा कि पैदा किया हमें, कहते नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया। ये है असली अम्बेडकरिज्म। हम इस तरह से कहा जाता है कि जब आप अम्बेडकरवादी, समानता, महिला अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने देश में, पूरी दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा। अपने देश में पहले परिवार छोड़ता है, घर छोड़ता है, फिर समाज छोड़ता है और आपको तब रिकॉग्नाइज करते हैं लोग जब आप शायद ना रहें। तो इन सब चीज़ों को के बाद भी आप जितना कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको किस तरह से अगर छोटे शब्दों में बयां करें तो किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी लोगों को कि समाज, आप प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, एक समाज के तौर पे, एक देश के तौर पे और सबसे बड़ी बात हम मानवीय होने के तौर पे
किस तरह से आगे बढ़ें ताकि हम एक बेहतर समाज बने, एक बेहतर मानव बने और हम संवेदनशील हों? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब हम काम करते हैं तो भले ही देर से सही लोग रिकॉग्नाइज तो करते हैं। अगर बिल्कुल मतलब मैं अपने घर से शुरू करूं तो मेरे घर वालों ने जब वो देखते हैं टीवी पे भी, जैसे देखा कई डिबेट्स में भी मुझे देखते हैं, संगठनों में भी काम करते हुए देखते हैं। शुरू शुरू में एक झिझक थी, उनको मतलब लगता था कि ये कहीं कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। पिछले दिनों एक बामसेफ का एक सम्मेलन था एमडी यूनिवर्सिटी में, लाठी चार्ज हुआ वहाँ, मुझे भी लाठी लगी, चोट लगी मुझे भी। तो डर लगा एक कहीं ना कहीं, और वो मैसेज गलत तरीके से जानबूझ के मेरे घर तक पहुंचा दिया गया कि ये ऐसे ऐसे करने जाती है, कोई मार देगा, कोई ये कर देगा। एक कहीं ना कहीं जो एक मतलब एक डर जो होता है कोशिश भावनात्मक। की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी भी होती है हाँ, इसको कि डर होता पैदा भी किया जाए। होता भी है, डर भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे अभी मैं बाहर जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को भी ये चिंता रहती है। हालांकि अब वो समझ चुके हैं कि ये डरती नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको। मैंने मेरी माँ को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड किया हुआ है कि मुझे कुछ नहीं होगा, अगर होना होगा तो यही हो जाएगा। जब तो ऐसा नहीं एक है महिला कि जब घर से निकलती है तो जो जो रक्षा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे जो उनके पिता, उनके भाई, उनके पति होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, वो जीपीएस की तरह काम करते हैं। मुझे लगता है दरअसल वो सुरक्षा नहीं कर रहे होते, वो जो शरीर को लेके जो खत्म अपने कर समाज में जो वर्जनाएं हैं, इंसिक्योरिटी। जिसको इज्जत से जोड़ दिया गया है, इवन यहाँ तक कि महिलाओं की निजी जो 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 उनके उनकी जो निजी ज़रूरतें हैं, उसको भी समाज ने इज्जत से जोड़ दिया। तो इस वजह से भी वो एक चिंता दिखाते रहते हैं। नहीं, मेरे मामले में उल्टा है। पता नहीं तो क्या कहेंगे। देखिए, मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे एक तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो मेरी परवरिश की ना, वो एक बिल्कुल एकदम हम तीनों भाई बहनों की तरह इकट्ठे ही, मतलब मुझे एहसास बहुत कम हो पाया है कि मैं लड़की हूँ। मेरे मामले में ऐसा नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी ने भी मुझे इस मामले में तो मतलब, या मेरा अपना लिबरल रोल कहीं है इसमें, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी थी, जूडो भी मुझे आता था, कराटे भी की भी मैं रही हूँ, और एनसीसी में भी थी। काफ़ी सारी चीज़ें करते थे हम। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं बहुत अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं टैलेंटेड रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड रही हूँ। मुझे लड़कों के साथ बात करने में कोई हिचक नहीं होती, लड़कों को मारने में भी कोई हर्ज नहीं होती। मैं बजाय मुंह के से बात करने के, गालियाँ देने के, मैं गालियाँ नहीं सुनती, मार देती हूँ इतनी देर में। तो कमेंट सुनने की मेरी आदत नहीं। अगर कोई लड़का कमेंट मार के निकल रहा है मेरे सामने तो कम से कम नहीं गुजर सकता। सबको पता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुतों को पीटा था कि जितना भी हमारे जो अम्बेडकरवादी जो संगठन है, बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी और फुले, ये जो हमारी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के लोगों के बीच में मुझे तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे फ़क्र है, मैं एक बार अगर ये सुन लेती हूँ जय भीम किसी लड़के के मुंह से, मुझे अपने आप सिक्योरिटी आ जाती है। मुझे उससे किसी तरह की कोई ऐसी फीलिंग आती ही नहीं कि मुझे इनसिक्योर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जो सोसाइटी की जो ऐसे सारी चीज़ों को, हर्डल्स को निकाल फेस करते हुए बाहर आए हैं, उनको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पे बैक टू सोसाइटी, यही मेरा दुख है कि हम लोग मतलब, आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम टीचर हैं, बहुत है। जेएनयू में कम है, बहुत है। प्रतिनिधित्व तो पूरा होता ही है, भले ही आप गूंगे बहरे से करते हो, करते हैं और करते हैं। इसमें मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं उनमें भी जो आँख कान नाक उनकी बने, अपनी नहीं, अम्बेडकरवादी नहीं, तर्क वाली नहीं हो। लेकिन कुछ तो है ना, तो वो कुछ है जो वो कुछ नहीं करते। तो ये जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत सिर्फ ज़रूरत बन के ना रह जाए, वो एक क्रांति का आगाज़ है। और ये क्रांति वेमुला से शुरू हुई थी, पूरे भारत में फैली, और न सिर्फ भारत में, विश्व में फैली। अब लखनऊ में जो हो रहा है ये फैलेगा, हम फैलाएंगे, आप लोग फैलाएंगे, आपका नेशनल दस्तक फैलाएगा, और भी चैनल फैलाएंगे। ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। भले ही राजनीति पार्टियां कितने भी हम लोगों को बहला ले फुसला ले, लेकिन हम अपने मुद्दों पे स्टिक रहेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो ये थी हमारे साथ कौशल पवार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, संस्कृत की प्रोफेसर हैं और एससी कम्युनिटी से आती हैं। लेकिन जब आप पूरा भाषण आप सुनिए, इसको जब आप पूरी बातचीत सुने हमने, और जब मैंने पूरी बातचीत की, उसके बाद ये आपके समाज की जो परतें हैं ना, वो उभर के आ रही हैं। हम जात के रूप में कितने जातिवादी हैं, हम धर्म के रूप में कितने कट्टर हैं, और पुरुष के रूप में कितने बड़े मर्दवादी हैं। जहाँ आज भी उनके लिए जो जाति के रूप से शोषित रहे उनके लिए जगह नहीं है, जो धर्म से आपके साथ नहीं है उनके लिए जगह नहीं है, और जो महिलाएं हैं, और उसमें भी जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, उनकी क्या हालत है आप समझ सकते हैं।
जिस तरह से एक प्रोफेसर होने के नाते जो उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि उन्हें किस स्तर पे और किन किन जगहों पे कितना दंश झेलना पड़ता है जातिवाद का, उसको महसूस कीजिए और तब आपको लगेगा कि एक इंसान के तौर पे आप कभी इंसान रहे ही नहीं और मानवीय तो आप हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हम सब जातिवाद के रंग में डूबे हुए हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।